वो 12 और 13 जून 2025 की दरमियानी रात इसराइल ने दर्दी की एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा अटैक्स किए ईरान के ऊपर और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने अटैक किए। मैं समझता हूं कि ईरान की सिक्योरिटी का फेल्योर है कि उनके आर्मी चीफ को टारगेट किलिंग करके उन्होंने मार दिया और जो पासदाराने इनकलाब के चीफ थे उनको भी शहीद किया। इसी तरीके से कई एक साइंटिस्ट जो हैं वो शहीद हुए उसमें, और कई न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस भी उन्होंने तबाह कर दी। मैं समझता हूं कि ईरान की ऑलमोस्ट उन्होंने कमर तोड़ दी एक रात के अंदर ही। और ईरान जो इतने अरसे से दावे कर रहा था वो अपने दावों में उस तरह साबित नहीं हो सके, सीधी सी बात है। और ये बात मैं कोई टॉन्ट के तौर पर नहीं कह रहा, अफसोस के साथ कह रहा हूं। और इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान ज़ाहिर तकलीफ में हैं कि चंद एक जो इस्लामिक कंट्रीज जिनको हम समझते हैं कि दफाई एतबार से वो स्ट्रांग हैं, उनमें टॉप के 3 मुल्कों में ईरान आता है। उसके बावजूद उनकी सिक्योरिटी का इस तरीके से फेल हो जाना और उनके आर्मी चीफ का शहीद होना, न्यूक्लियर साइंटिस्ट का शहीद होना और साइट्स का तबाह होना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक तकलीफ दह चीज है। उसको अगर आप डीप डिग करेंगे, और अब तो काफी सारी चीजें सामने आ चुकी हैं कि ईरान के अपने लोगों में कई छुपे हुए गद्दार थे जिन्होंने इस लेवल की सिक्योरिटी ब्रीच की कि इसराइल ने बिल्कुल पिन पॉइंट जाके उन्हें अटैक किया। मसलन उनमें से एक शख्स अगर किसी अपार्टमेंट में 4थी या 5वीं मंजिल के किसी कमरे में सोया हुआ था तो एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके उनके मिसाइल ने उसको हिट किया। तो इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी उसी सूरत में मुमकिन है जबकि सिक्योरिटी ब्रीच हुई हो, और यकीनन अंदर सारे गद्दार मौजूद हैं। मुसलमानों को हमेशा गद्दारों की वजह से ही नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने फिर भी हिम्मत दिखाते हुए 24 घंटों के अंदर जवाबी हमला किया इसराइल के ऊपर। 100 से ज्यादा ड्रोन्स फेंके, ऑलमोस्ट कोई 150 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब भी वो कह रहे हैं मजीद मिसाइल फेंकेंगे, लेकिन उससे एज सच कोई बड़े लेवल का नुकसान इसराइल का नहीं हुआ। और ज्यादातर चीजें तो उन्होंने इंटरसेप्ट कर ली। कई मुसलमान मुल्क भी ज़ाहिर है उनको सरजमीन दिए हुए हैं, एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ। और फिर आयरन डोम जो है उनका, वो दुनिया में एक मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम है। हम पूरी जिंदगी बाबों के डोम बनाते रहे, डोम कहते हैं गुंबद को। तो इसराइल ने आयरन डोम बनाया है और हमने बुजुर्गों के डोम्स बनाए हैं। और वो सारे बुजुर्ग जिनके बारे में इन लोगों का दावा था कि ये दुनिया का निज़ाम चलाते हैं, उन सारों के मज़ारों से गुजर कर ये 200 के करीब हवाई जहाज इसराइल के ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए आए, लेकिन किसी बाबे ने निगाह मार के कोई F-35 नीचे नहीं गिराया। इराक के अंदर सारे दफन हैं, उनके ऊपर से होकर आए हैं। मेरा ख्याल है अब हमारे अवाम को ये बात समझ आ जानी चाहिए, जब तक हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करेंगे उस वक्त तक हम काफिरों का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके जुल्म के खिलाफ हम नहीं खड़े हो सकते। रहा दुआ करने का मामला, जाहिर है वो तो हम करते हैं, हमेशा तकलीफ में हूं। मैं भी जब से ये वीडियोस देखी हैं सारे मुसलमान तकलीफ में हैं, दुआ तो करते हैं, लेकिन दुआ के साथ दवा करने की भी जरूरत है। अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। सूरतुल अनफाल में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया है कि काफिरों के खिलाफ अपनी तैयारी करके रखो, पले हुए घोड़ों के साथ और आलाते जंग के साथ। ज़ाहिर है उस जमाने में सबसे तेजी के साथ हमला करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती थी वो घोड़े थे, और आज उसके इक्विवेलेंट हमारे पास और चीजें आ चुकी हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी है, सबसे बढ़कर
एयरफोर्स की कंट्रीब्यूशन है। तो इन सारी चीजों में हमने अपने आप को तैयार रखना है। सही मुस्लिम में हदीस है कि आगाह हो जाओ, ताकत फेंके हुए हथियारों में है। उस जमाने में भी ताकत फेंके हुए हथियारों में थी और आज भी है। उस जमाने में फेंके हुए हथियार तीर हुआ करते थे। एक शख्स बड़े अच्छे तरीके से तलवार चला सकता है, लेकिन तलवार तो वो उस सूरत में चलाएगा जब उसके मुकाबले में जो शख्स आएगा वो भी तलवार लेकर आएगा। अगर मुकाबले में हजारों तीर आपके ऊपर चला दिए जाएं तो आप तो फिर अपने दुश्मन तक भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए नबी इस्लाम ने फरमाया कि ताकत फेंके हुए हथियारों के अंदर है। उस जमाने में वो तीर फेंके जाते थे और ये बात इतनी यूनिवर्सल है कि आज भी वैलिड है। आज भी देख लें कि ताकत फेंके हुए हथियारों में है। खा वो हथियार जो है वो एयरफोर्स के जरिए फेंके जाएं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, ये सब के सब फेंके हुए हथियार हैं। जब तक इनमें हम महारत हासिल नहीं करते, अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव नहीं करते, कभी भी हम काफिरों का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये आपको जो अगले ज़मानों की बातें बताई जाती हैं वो इस ज़माने में उस तरीके से वैलिड नहीं है। यानी आपको ये बताया जाता है कि जी मुसलमान तादाद में कम थे और काफिरों के ऊपर गालिब हुए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस ज़माने में असला टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल टक्कर का होता था। अगर सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहां से एक तलवार लेकर निकले हैं ना, तो सामने से रोमन जनरल भी एक तलवार लेकर सामने आता था और पहले इस तरीके से 1-to-1 लड़ाई होती थी और उसके बाद फिर ओपन जंग होती थी। ये नहीं होता था कि सामने से जो उनका जनरल है वो क्लाशनकोफ लेकर आ जाए। वरना मुझे बताएं, अगर एक शख्स क्लाशनकोफ लेकर आ जाए और सामने 1000 तलवार वाले भी खड़े हों तो वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो असला बराबर का था, तादाद की कमी जरूर होती थी। तादाद तो आज भी देख लें, इसराइल जो है वो बाकी मुल्कों से अगर उसे कंपेयर किया जाए तो वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं मुसलमानों की तादाद अगर देखी जाए। बल्कि मुसलमानों के मौलवियों की तादाद जो है ना वो ज्यादा है इसराइल में रहने वाले लोगों की तादाद से। तो उन्होंने तो साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजी की गेम है सारी। टेक्नोलॉजी में वो ऊपर चले गए हैं। जाहिर है अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया, अपनी भी उनकी मेहनत है। तो ये इस जमाने में चीज साबित हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी के बगैर आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। और ये जज्बाती बातें छोड़ दें कि जी अगर आपका ईमान कामिल है तो आपके पास हथियार भी नहीं है तो तब भी आप जंग में जीत जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ग़ज़वे बदर, ओहद की और खंदक की मिसालें देना बिल्कुल गलत है। वो अल्लाह ताला की गैबी ताईद थी, ये ज़हन में रखिएगा। और वो पैगंबर के साथ थी। पैगंबर को एक लिमिटेड टाइम दिया गया था, उसके अंदर दीन को गालिब करना था अरब की सरजमीन में। इसलिए अल्लाह ताला ने मुअज़्ज़ाना तौर पर फरिश्ते नाजिल फरमाए और अपने नबी की मदद फरमाई और ये जंगें मुअज़्ज़ाना तौर पर जीती गई। ये एक्स्ट्रापोलेट नहीं हुई हैं। आपको किसी ज़ईफ़ रवायत में भी नहीं मिलेगा कि जंगे कादसिया में पर्शियंस के खिलाफ या जंगे यरमूक में रोमन्स के खिलाफ कभी सहाबा किराम की मदद के लिए फरिश्ते उतरे हों। हजारों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाके वो जंगे जीती हैं। कोई ज़ईफ़ रवायत भी नहीं मिलेगी। लिहाजा ये जो आजकल आपको कहानियां करवाते हैं और उर्दू की शेर व शायरी में आपको गरमाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता भाई दुनिया में। नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी से मिसाल देना बिल्कुल गलत है। वो एक स्पेसिफिक केस था। दुनिया को अल्लाह ताला ने बकदरे एफर्ट छोड़ा है। एक और आप स्पेसिफिक केस देख लें। नबी इस्लाम की पैदाइश जिस साल हुई, अल्लाह ताला ने उस साल अबराह के लश्कर को तबाह किया जो खाना काबा पर चढ़ाई के लिए आया था। तो क्या यह प्रेसिडेंट सेट हो गया? बिल्कुल नहीं। नबी इस्लाम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद यजीद पलीद के दौर के अंदर सही मुस्लिम में आता है कि खाना काबा के ऊपर चढ़ाई हुई, गिलाफ काबा भी जल गया। अल्लाह ताला ने कोई हिफाजत नहीं फरमाई। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में
उसके गवर्नर हज्जाज इब्न यूसुफ ने, सही मुस्लिम में आता है कि काबे के ऊपर हमला किया, अब्दुल्ला इब्न जुबैर को शहीद कर दिया, उनकी लाश जो है वो लटका दी दरवाजे के ऊपर। अल्लाह ताला ने ये सारी बेहुरमती होते हुए देखी है। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में आता है कि कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा, कोई हिफाजत नहीं होगी। एक एक्सेप्शन रिपोर्ट हुई बुखारी मुस्लिम में कि दज्जाल के अगेंस्ट मक्के और मदीने की हिफाजत होगी, दैट्स ऑल। लेकिन दूसरी तरफ उसी बुखारी और मुस्लिम में इतनी सारी चीजें भी रिपोर्ट हुई हैं। तो ये बात समझ लें, दुनिया को अल्लाह ने बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। एक आध कोई मोर्जा पकड़ के, वो भी नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी से, उसे एक्स्ट्रापोलेट करके और लोगों को मुर्जात और करामात के चक्कर में डाल देना, ये बड़ी सख्त ज्यादती वाली बात है। अभी देख लें, हाल ही में आपके वो सारे पोल खुल गए। वो लीबिया में एक मुसाफिर की स्टोरी आम हुई, वल्लाहु आलम हमें कोई पता नहीं है कि उसके पीछे क्या हकीकत है। वो उस मुसाफिर और पायलट की मिली भगत है या वाकई ओरिजिनल है, हमारे पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चेक करने का, क्योंकि वो पायलट जो थोड़ी देर पहले तक तो उसको बिठाने के लिए तैयार नहीं था, एक दफा जहाज वापस आया उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है। तो ऐसी कौन सी चेंज आ गई है, वल्लाहु आलम, हमें नहीं पता। चलें हम इनके कहने पे उसे करामत मान लेते हैं। इस तरह की करामत तो हो सकती है कि अल्लाह ताला किसी के साथ कोई हौसला अफजाई का मामला फरमाए, उस पर अपना कर्म फरमा दे, उसका इकराम करे। करके उसने भी कुछ नहीं दिखाया, उसने ये नहीं कहा कि भी जहाज वापस आके मुझे ले जाएगा, मैं निगाह मारूंगा तो दोबारा वापस आएगा। लेकिन ये भी मैं इसको सही मानते हुए कह रहा हूं, वल्लाहु आलम के दूसरी तरफ की बात दुरुस्त हो, जो कह रहे हैं कि वो वहां की जो एयरलाइन थी वो ऑलमोस्ट कंगाल होने के करीब थी, तो ये सारा ड्रामा रचाया गया। ऐन मुमकिन है, मुसलमानों से कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चले इसे ठीक मानते हुए भी, तो इससे बड़ी करामत तो हिंदू के साथ हो गई है। एयर फ्लाइट जो 171 है, उसमें 11 नंबर जो सीट थी, 11वीं वाले सरकार नहीं, 11 नंबर सीट, उस पे जो शख्स बैठा हुआ था वो 242 मुसाफिरों में से अकेला बंदा बचा है और वो हिंदू है। तो ये तो उससे भी बड़ी करामत हो गई है। तो वो किसी के साथ भी हो सकती है। इस किस्म का मामला किसी के भी साथ हो सकता है। इसको जानबूझ के कोई इस तरीके से देव मालाई किस्से कहानी बना के पेश करना, वैसे उसकी भी टेक्निकल रीजन है। अल्लाह ताला ने जिसकी मौत मुकर्रर की हुई है वो तो आकर रहेगी। बाकी दुनियावी इसबाब भी अल्लाह ताला ने रखे होते हैं। वो जिस जगह पे बैठा था ना, वो जहाज का सबसे मजबूत एरिया होता है, फ्यूजलाज और उस पर का जॉइंट, एग्जैक्टली उस जॉइंट के फौरन बाद वो बैठा हुआ था। और ये ऑलरेडी अगर आप जाके सर्च करें एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस, मैं तो देखता रहता हूं रेगुलरली नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर, तो उसमें वो आपको बताएंगे कि जहाज अगर गिरे तो सबसे मजबूत जगह वही होती है और वहां जो बैठने वाले लोग हैं उनके बचने के सब ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जहाज का सबसे मजबूत एरिया वही होता है। और वो बंदा उसी जगह पे बैठा हुआ था और बाई चांस राइट वाला हिस्सा जो है मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पे लगा और लेफ्ट वाला हिस्सा जो है वो उसके ग्राउंड फ्लोर पे जाके लगा। और उसने चूंकि सीट बेल्ट भी बांधी हुई थी, अभी ताजा ताजा फ्लाइट उड़ी थी, तो वो इंपैक्ट बर्दाश्त कर गया। और साथ इमरजेंसी गेट लगा हुआ था, जब वो जमीन पे गिरा तो इमरजेंसी गेट जो है वो डैमेज होने की वजह से थोड़ा सा खुला, तो उसने जोर लगाया तो वो बाहर आ गया। बाद लोग कह रहे हैं उसने ऊपर से छलांग मारी, ऊपर से छलांग मारी होती भाई ना बचता, वो जमीन पे पहुंचा है, इंपैक्ट भी हुआ है। बस वो चंद सेकंड्स की गेम थी, वो बाहर निकला और पीछे आग लग गई है। ज़ाहिर इतना फ्यूल था, तो बहरहाल अल्लाह ताला ने बचा लिया। ये बाई चांस मुझे एक ज़हन में आया कि अगर कोई इस तरह चीजें रिलेट करना शुरू करते तो ऐसा तो नहीं होता भाई। सलाउद्दीन अयूबी के ऊपर जो फिल्म बनाई है कतर वालों ने, काफी पुरानी वो फिल्म है, इंग्लिश में और उर्दू डबिंग के साथ भी अवेलेबल है। उसमें आप देखें कि एक उस जमाने का जज्बाती किस्म का मुसलमान आके सलाउद्दीन अयूबी को कहता है कि जी आप बुज़दिली ना दिखाएं, अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी, आप हमला करें। तो सलाउद्दीन अयूबी ने बड़ी अच्छी बात की कि अल्लाह की मदद तो पहले भी हमारे साथ थी, लेकिन अल्लाह की मदद जिसे तुम समझते हो वो अल्लाह की मदद इस तरीके से नहीं आती है। हम हमेशा शिकस्त खाते रहे हैं, 90 साल हो गए हैं यरूशलेम क्रिश्चियंस के कब्जे में है। जब तक मैं अपने फौजियों के लिए रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करूंगा
उनके पानी का बंदोबस्त नहीं करूंगा, हालात वाक़यात को नहीं देखूंगा, इस तरीके से मैं उनसे जंग नहीं कर सकता। जिस तरह पहले लोग हारते रहे तो हम भी उसी तरीके से जंग हार जाएंगे। मुझे चीज़ों को मैनेज करना है। तो आप देखें, जिन लोगों की मिसालें तारीख में दी जाती हैं वो सारे के सारे कॉमन सेंस रखने वाले लोग थे, समझदार लोग थे, तभी उन्होंने दुनिया में तब्दीली बर्पा की। जज्बात की बुनियाद के ऊपर कुछ नहीं होता। बहादुरी और बेवकूफी में एक बड़ी बारीक सी लाइन है, उस लाइन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। खैर, ये तो ज़िम्नन मुझे चंद एक बातें इस हवाले से याद आ गई, क्योंकि मैंने रटी रटाई बात तो नहीं करनी होती, दर्द दिल आपके सामने रखना होता है। वापस आए, जो इसराइल ने बदमाशी की ईरान के साथ, तो जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, बिन्यामीन को इंग्लिश में बेंजामिन, ज़ाहिर है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई का नाम है और वो भी बनी इसराइल में से है। तो नेतन्याहू ने कहा कि ये 2 हफ्ते के अंदर हम इस जंग को वाइंड अप कर देंगे। पूरी कैलकुलेशन देखें उन्होंने की हुई है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वाइंड अप होगी, जब तक कि कोई बड़ा गौसे वक्त बीच में इन्वॉल्व ना हुआ और उसने जंग ना रुकवाई। अदरवाइज ये जंग इसी तरीके से जारी रहेगी। इसके जवाब में जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, इमाम ख़ुमैनी के बाद जो बने थे खामनाई साहब इस वक्त, उन्होंने कहा कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ज़ाहिर है मुकाबले पे उन्होंने ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग इसराइल ने शुरू की है लेकिन ख़त्म ईरान करेगा। अपनी कौम का, मुसलमानों का मोरल बुलंद करने के लिए ज़ाहिर है लीडर्स को इसी किस्म की गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे नहीं नज़र आता कि ईरान में इतनी तड़ है कि वो इसराइल को तबाह बर्बाद कर सके। ईरान के पास मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। ये पूरी वर्किंग करने के बाद इसराइल ने अमेरिका की हल्लाशेरी के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म की है। अदरवाइज अगर उन्हें इस चीज़ की कोई इंफॉर्मेशन इस हवाले से होती तो वो कभी भी इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म ना करते, पूरी वर्किंग करते हैं। अब जो दुनिया में 5 बड़े वर्ल्ड चैंपियंस हैं वर्ल्ड वार 2 के बाद, जिन्होंने दुनिया का नज़म संभाला हुआ है, वैसे देखने को तो हमें आज़ादी दी हुई है उन्होंने, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया के नज़म को वही देखते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने अर्न किया ऐसे। उसके बाद तो कोई ऐसी बड़ी जंग नहीं हुई कि जिसमें मुसलमानों ने काफिरों को शिकस्त देकर बड़े लेवल के ऊपर कोई कामयाबी हासिल की हो। तो वो जो बड़े 5 मुल्क हैं उनमें से जो उनका सबसे बड़ा लीडर है अमेरिका, वो तो क्लियर कट इसराइल की सपोर्ट कर रहा है। आप देखें कि जंग से चंद दिन पहले तक जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे उनके बयानात क्या आ रहे थे, और डील की गुफ्तगू हो रही थी ईरान के साथ, और काफी सारे सेशंस हो भी चुके थे। उसमें बिल्कुल शायबा नहीं था कि कोई इस किस्म का अटैक होगा। जैसे ही अटैक हुआ तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा हमने तो इसराइल को एडवांस किस्म का असला दिया हुआ है, उनको चलाना भी आता है, और आप लोग मुकाबला नहीं कर सकेंगे, लिहाजा आप हमारे साथ डील करें। और फिर साथ वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस जंग में इन्वॉल्व नहीं है, ये इसराइली जंग अपनी लेकर चल रहे हैं। एक तरफ उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, असला भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं। और फिर ईरान को ये धमकी लगा रहे हैं कि अगर आपने हमारे किसी बहरी बेड़े के ऊपर अटैक किया या हमारी किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, इराक में, कतर में, हर जगह जाहिर है अमेरिका ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, वर्ल्ड चैंपियन जो है वो, तो अगर आपने कहीं अटैक किया तो फिर अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ेगा। और जाहिर है अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनी फिर तो ईरान बेचारा क्या कर सकता है, सारे मुसलमान मुल्क मिलके भी कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है जब अमेरिका हमला करेगा तो फिर 32 नेटो के मुल्क भी उसमें शामिल होंगे, उसमें 2 मुसलमान मुल्क भी हैं, तुर्की भी और अल्बानिया भी। अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई मामला होने जाए। तो अमेरिका की तो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इसराइल की सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। यूके और फ्रांस खुल के हमायत नहीं कर रहे, लेकिन पीछे से वो भी उनके साथ है। अगरचे वो ऊपर ऊपर से बयान दे रहे हैं कि जंग बहुत आगे नहीं जानी चाहिए। जंग आगे ना जाए इससे मुराद उनका ये होता है कि ईरान जवाब ना दे, आप सिर्फ मार खा लें।
और इसराइल को अपना गुस्सा निकालने दें, आप जवाब ना दें। इसको वो कहते हैं कि डी एस्केलेट करें, आप जंग की हिद्दत आगे ना बढ़े। दो ही मुल्क हैं पीछे बचते हैं, एक चाइना और दूसरा रशिया, जिन्होंने जंग की मुखालफत की है और सालसी की पेशकश भी की है, लेकिन उस तरह खुलकर उन्होंने ईरान का साथ देने की बात बिल्कुल नहीं की। अंदर खाने हो सकता है मदद करें, लेकिन खुलकर वो सामने नहीं आए, मुखालफत जरूर की है। लेकिन इस वक्त मुसलमान मुल्कों की जिम्मेदारी है, खुसूसन OIC की, जो प्रैक्टिकली OIC बनी हुई है, और अरब लीग, उसमें भी जो सऊदी अरब है उसका बड़ा किरदार होना चाहिए। सऊदी अरब ने पहली दफ़ा ईरान की हमायत की है, इस हवाले से सलूट है उनको। तुर्की ने भी मुखालफत की इसराइल की। पाकिस्तान ने तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फाज में UNO में इसराइल की मजम्मत की है, और पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं एयाज सादिक साहब, कमाल जुर्रत उन्होंने दिखाई है। जब वो PTI के एक लीडर तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो उसमें उन्होंने जब गुफ्तगू में कोई लफ्ज़ इस तरह का इस्तेमाल किया तो उन्होंने उधर ही कहा, उन्होंने कहा हम इसराइल को रियासत भी नहीं मानते, रियासत का लफ्ज़ भी इनके लिए यूज़ ना करें। और हकीकतन ज़ाहिर है पाकिस्तान तो इसराइल को उस वक्त तक रियासत तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि वो इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन को भी पैरेलल में एक रियासत नहीं देता। हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सही समझते हैं ज़ाहिर है गिवन सर्कमस्टांसेस में। अब तो इसराइल उससे भी पीछे हट चुका है, इसलिए पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर ये लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा किसी भी मुल्क के लिए वैलिड है। इसराइल, आप पाकिस्तान के पासपोर्ट में सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, जो लोगों को कहते हैं हम इसराइल जाना चाहते हैं, उनके अपने पासपोर्ट नेदरलैंड के निकले हैं, वो जा सकते हैं, उनके लिए कोई ममानियत वाला मामला नहीं है। कहानी करवाना छोड़ दें वो। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी ज़ाहिर है अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, सब के सब लोग ईरान की हमायत में खड़े हैं और इसराइल से इस हवाले से मुखालफत करते हैं कि उन्होंने ये दहशतगर्दी की एक्टिविटी परफॉर्म की है। लेकिन चाइना और रशिया जब तक जोर नहीं लगाएंगे इसराइल का मुकाबला नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात है। आप देखें कि एक एक करके किस तरीके से वो पहले फिलिस्तीन के ऊपर उसने जुल्म किया, फिर लबनान, यमन, इराक तो पहले ही तबाह कर चुके थे ये, और अब बात ईरान तक पहुंच चुकी है। और इसके बाद पाकिस्तान का भी नंबर है, ये ज़हन में रखिएगा। और ये मैं बहुत पहले से बात कर रहा हूं कि अल्टीमेटली पाकिस्तान तक उन्होंने पहुंचना है, रास्ते में वो सारा सफाया करते जा रहे हैं। और अगर किसी को कोई वहम था तो अपने डिफेंस मिनिस्टर की तकरीर 2 दिन पहले की सुन लें। डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर जो बात कर रहे हैं वो कोई मामूली बात नहीं है। और उस दौर के अंदर जबकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट सेम पेज के ऊपर है, पहले भी ये सेम पेज था, लेकिन इस दफा वाला जो सेम पेज है ना वो सेम लाइन है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ बोला वो बिल्कुल फौज की मर्जी से बोला है। 2 जुमले उन्होंने बोले हैं, अगर आप उनके ऊपर गौर करें तो हम अपने मुस्तकबिल को इस एतबार से फोरसी कर सकते हैं। पहला उन्होंने जुमला बोला कि अगर आज हम मुसलमान ममालिक इकट्ठे ना हुए तो एक एक करके सबकी बारी आ जाएगी। अंदाजा करें, चूहे जितना मुल्क है इसराइल और दूसरी तरफ 2 अरब मुसलमान, ऑलमोस्ट कोई 60 के करीब इस्लामिक कंट्रीज, और वो कह रहे हैं एक एक करके सबकी बारी आ जाएगी। यानी हम मानते हैं कि हम उनका उस तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला इसराइल नहीं है ना, पीछे सारे उनके बड़े खड़े हुए हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 में यहूदियों पर होने वाले जुल्म का मुदावा इस एतबार से किया कि वो सारे यूरोप से यहूदी इकट्ठे करके तो फलस्तीन में जबरदस्ती उन्होंने बिठा दिए। तो उस स्टेट की गारंटी पे तो यूके और फ्रांस और अमेरिका है, सीधी सी बात है। रशिया और चाइना को इस हवाले से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो 3 मुल्क तो इसके पीछे खड़े हुए हैं, सीधी सी बात है।
तो ये बड़ा खतरनाक बल्कि खतरनाक जुमला था जिससे अक्लमंदों की कांपे टांग जाती हैं। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बोला कि एक एक करके सबकी बारी आ जाएगी अगर हम इकट्ठे ना हुए। और दूसरी बात उन्होंने की कि इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज को मिलकर कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए और इसराइल का बाइकाट करना चाहिए। बाइकाट से मुराद वो सफारती तौर पर बाइकाट की बात कर रहे थे। सफारत खाने जिन मुल्कों में हैं वो ख़त्म किए जाए, उनसे तिजारत का मामला ख़त्म किया जाए, और अगर ऑर्गेनाइज तरीके से कोई बाइकाट प्रोडक्ट्स का भी हो तो हम उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। उसके साथ जो लाखों मुसलमानों की रोजगार वाबस्ता है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है उसकी कंपनसेशन होनी चाहिए। वैसे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप इस तरह के व्लॉग्स देख के बड़े खुश होते हैं कि जी आप प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें। ज़ाहिर है कि आपकी वो प्रोडक्ट नहीं होती ना, तो आपको तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यूज करने के एतबार से तो मुझे तो वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, KFC, मैकडोनल्ड्स, इसी तरीके से बेकरी आइटम्स, ये कोई मेरा फखर नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते। हो सकता है कि अगर अच्छे लगते होते तो मैं आपसे ज्यादा इस्तेमाल करता होता, लिहाजा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। काश ऐसा हो कि अच्छे तरीके से बाइकाट हो और उनकी इकॉनमी को वाकई डैमेज पहुंचे, लेकिन लोगों को यह कहना कि जी आप फाके करें, और गांधी साहब ने भी उस जमाने में तहरीक चलाई थी ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, बाइकाट किया था, और भाई उस वक्त लोगों की जरूरतें क्या थी? 2 वक्त की रोटी। आज हमारी जरूरतें क्या हैं? हमारा तो इंटरनेट का कनेक्शन बंद हो जाए ना तो सांस बंद हो जाता है। इनको आप कह रहे हैं कि ये बाइकाट करेंगे, नौकरियां छोड़ के घर बैठ जाएंगे। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से मामले को लेकर चलना चाहिए, जज्बाती बातें ना करें। अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर बाइकाट किसी ने करना है वो जरूर करे। मैं तो व्हाट्सएप भी यूज नहीं करता भाई, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मैंने सिंपल मोबाइल रखा हुआ है। जो हमें बता रहे हैं उन्होंने ये सारी चीजें इस्तेमाल में रखी हुई हैं, फिर कहते हैं नहीं तो जरूरत की चीजें हैं। क्यों जरूरत की चीजें हैं भाई? आप अल्लाह के लिए छोड़ नहीं सकते? आप सिंपल फोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आप राब्ता रख सकते हैं। आप सिंपल गाड़ी भी यूज कर सकते हैं। जरूरी आपने ऐसी गाड़ी यूज करनी है जो इसराइल की स्पोर्ट में कंपनियां खड़ी हुई हैं, और आपको यह कहना है बाइकाट करना है? अभी पिछले दिनों में आपको हैरानकुन बात बताऊं, एक वीडियो अपलोड हुई बाइकाट के हवाले से। मैं अब नाम नहीं लेता उसका, आपको पता चल जाएगा। हमारे अच्छे दोस्त हैं और उनसे ताल्लुक भी है और स्टूडेंट भी हैं वो। तो उस वीडियो के नीचे जाके मैंने कमेंट्स किए, तो उन्होंने फिर हमारी अकेडमी में राब्ता किया। तो मैंने फिर उनसे बात की, मैंने कहा ये आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। वो समझे कि मैंने जो बातें इसमें की हैं ना वो इंजीनियर साहब ने एंडोर्स कर दी हैं। तो मैंने कहा मैंने तो फ़लस्तीन के हक में दुआ लिखी है और आपकी एफर्ट को अप्रिशिएट किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इससे मुख्तलिफ है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। तो उस वीडियो में वो बता रहे थे कि कोक का और पेप्सी का, इन सारी चीज़ों का बाइकाट होना चाहिए। बाई चांस जब मैंने उनकी वीडियो चलाई ना तो पेप्सी का इश्तिहार सबसे पहले चला उसके ऊपर। मैं फौरन जनाब उसकी फोटो खींच ली और मैं रखी जे लैपटॉप जिस बंदे ने मैंने वो वीडियो भेजी है ना कि देखो जी, लगता है बड़े एहतराम से ये बात कर रहे हैं, हो सकता है ये आपके स्टूडेंट हों और इन्होंने बाइकाट के बारे में बताया है। मैंने कहा मैंने देख ली वीडियो, तो उसको मैं वो तस्वीर भी भेज रहा हूं। मैंने कहा ये देख लो प्रैक्टिकली। अब उनको भी मशवरा दिया जा सकता था ना कि आप सारे ड्रिंक्स जो है वो उसको बैन कर दें अपने उनमें वीडियोस में। तो ऐसा तो नहीं होता भाई। हमारे जो साहिल अदीम भाई हैं उनकी वीडियोस के ऊपर भी KFC के बाकी चीजों के इश्तिहारात चल रहे होते हैं, कोई किसी ने बैन नहीं किए हुए। और मोनेटाइजेशन खत्म कर दो ना यार, छोड़ दो ना। और आप लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता, आपने इतना कुछ रिस्क हलाल कमाया हुआ है अल्लाह के फजल से कि आपको जरूरत नहीं है मजीद। क्यों करते हो इस तरह? तो फिर जो जो चीजें इन लोगों की निकलती है ना, फिर आपको ये पता क्या बताएंगे कि ये वाला आप बाइकाट बेशक ना करें, यानी साढ़े वाला ना करो, तो आडे वाला करना है। तो ये भाई सारे तो आडे वाले ने, मेरे वाला कोई भी नहीं। मैं तो ऑलरेडी ये सारी फैसिलिटीज यूज नहीं कर रहा, मेरे पास तो मोटर बाइक है भाई, ठीक है। मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं है। KFC और ये कोल्ड ड्रिंक्स मैं इस्तेमाल नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है।
और ये मेरी कोई बहादुरी नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं इसको भी कोई अपने खाते में इस एतबार से नहीं डलवाना चाहता कि इंजीनियर साहब ने कोई कुर्बानी दे दी है, मुझे चंगे ही नहीं लगते जी। हमने ज्यादा ज्यादा अगर कोई इस तरह की चीज खानी होती है तो घर में बना लेते हैं, चिप्स बना लेते हैं या बिरयानी बना लेते हैं। हमारे तो फास्ट फूड यही है ना पंजाब के कल्चर के अंदर, या पुलाव बना लेते हैं। लेकिन जो लोग आपको ये बातें बता रहे हैं, हम उन्हें भी मुखलिस समझते हैं दीन के साथ। ये नहीं है कि इखलास नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं है जब तक कि ऑर्गेनाइज तरीके से ना हो। शुरू करें ना, मसलन पाकिस्तान में जो बड़े बड़े उलमा हैं जिनका करोड़ों का बजट है साल का, वो अनाउंस करें कि जी 100 बंदों का, हर मदरसा ये अनाउंस करे कि 100 बंदों का घर का खर्चा हम उठाएंगे। जो लोग इन कंपनियों में जॉब कर रहे हैं वो स्टैम्प पेपर के ऊपर हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें कि लाइफ टाइम हम उनका खर्चा उठाएंगे, वो अपनी नौकरी छोड़ें। इस तरीके से करें। और कई बातें आपको गलत बताई जाती हैं। पिछले दिनों एक बात मशहूर हुई कि जी KFC की 550 ब्रांचेस जो हैं वो तुर्की के अंदर बंद हो गई हैं, और लोगों ने ये समझा कि बाइकाट किया हुआ है। और तुर्की में तो हर चीज इसराइल की है, सफारत खाना है, सबसे बड़ी तिजारत तुर्की और इसराइल की है। तुर्की ने इसराइल को तस्लीम भी किया हुआ है। और जो कंपनी KFC के जगह पर आई है ना कारोबार को कामयाब करके, वो भी इसराइल की है। लो सामो, हाँ, वो तो मुझे तुर्की से एक स्टूडेंट ने भेजा कि अली भाई क्या गुमराह कर रहे हैं अवाम को, हम तो यहां बैठे हुए हैं और ये तो एक कंपनी की बात कर रहे हैं, यहां तो सारा कारोबार इसराइली कंपनी कर रही है, कोई किसी ने बाइकाट नहीं किया हुआ। ये सारी मुसलमानी जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर ही घुसी हुई है। तो भाई वो बातें करें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो, और किसी की नीयत के ऊपर ये शक ना करें। अगर हम इस किस्म की बातें करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है वो इसराइल को सपोर्ट करना शुरू कर दें। हम कह रहे हैं वो बात करें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। आपकी कुर्बानी का लेवल ये है कि आप स्मार्टफोन अपना खत्म नहीं कर सकते, अपनी गाड़ी की जगह आप सादा गाड़ी नहीं खरीद सकते, और लोगों को कह रहे हैं KFC का और पेप्सी का बाइकाट करो। ये सारी जज्बाती बातें भाई, और बाइकाट किसी ने नहीं किया हुआ। रमजान नशरियात में मुझे खुद बताया यार मीडिया के लोगों ने कि इफ्तार के वक्त ये मांग रहे होते हैं जी KFC मंगवाएं। क्या बात करते हैं यार, कहानियां करवाएंगे, जज्बाती बातें। ये आखिरत में पोल खुल जाएगा। हम मुनाफिकत नहीं कर रहे, मेरा तो ऑटोमेटिकली बाइकआउट है, लेकिन मैं इस बाइकआउट को समझता हूं अगर किसी ने करना है तो ऑर्गेनाइज तरीके से करेगा। इस तरीके से भूख नंग के साथ आप दुनिया में जिंदगी नहीं गुजार सकते। आज हमारी बेसिक नीड्स वो नहीं है जो आज से 100-150 साल पहले थी कि रूखी सूखी खा के आप गुजारा कर लेते थे। अब लोगों की इकॉनमी इन चीजों के साथ जुड़ी हुई है, और फिर किस किस चीज को आप छोड़ेंगे। करना चाहते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से जरूर करें। कहते हैं जी आप लोकल प्रोडक्ट्स बनाए ना, भाई ये सारी इल्मी शावत है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि KFC के मुकाबले पे कोई हम भी इस तरह की चीज लॉन्च करें और हमारा भी कारोबार चले। आज तक तो नहीं कर सके, आप कौन सा कर लेंगे। और मुझे आप ईमानदारी से बताएं, आपकी बीवी, बच्चा या मां जिंदगी मौत की कश्मकश में हो और मेडिकल स्टोर पे आप जाएं वो टीका तलाश करने के लिए जिससे उसकी जान बच सकती है, और आपको मेडिकल स्टोर पे खड़ा हुआ दाढ़ी पगड़ी वाला बंदा बताए कि ये मुफ्ती आजम पाकिस्तान का बनाया हुआ टीका है लोकल, और ये इसराइल का है। ईमानदारी से बताएं आप कौन सा टीका खरीदेंगे। हाँ, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं है। इसी तरीके से हम इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कैसे यकीन करें। हमें पता है कि गोरे ने अगर कोई चीज प्रोडक्ट के बाहर लिखी हुई है तो वही चीजें उसमें डली हुई हैं, लेकिन अपने मुसलमानों का तो हाल यह है कि आप मिर्च भी खरीदने जाएं उसके अंदर भी मिलावट हुई हुई है, सस्ती से सस्ती चीजों के अंदर भी मिलावट की हुई है। तो ये सारी चीजें भी देखने की जरूरत है ना। खुद ये सब कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं, कोई लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता, ये ज़हन में रखिएगा। डॉक्टर तैयब कादरी साहब आए थे ना उस जमाने में 2014 के धरनों में 12 लाख का टिकट कटवा के आए थे। सबसे महंगे वाला टिकट उन्होंने खरीदा था। तो उनकी कोई फैक्ट्री तो नहीं है भाई, सारा चंदों का माल ही था। इनडायरेक्टली आपकी कमाइयां इन तक पहुंच रही हैं, और आज तक किसी मौलवी ने आपसे नहीं पूछा कि आपकी कमाई हलाल की है या हराम की है। वो कहते हैं आने दो। बल्कि वो इलियास कादरी साहब तो एलानिया कहते हैं कि जब हमारे पीर साहब ने हमें कहा था ला तमा ला जमा ला मना,
यानी तमा, लालच नहीं करनी, ला मना भी नहीं करना, अगर कोई लेके आ जाए तो ले लेना है, ला जमा भी नहीं करना। वैसे जमा किया हुआ है इन्होंने, अच्छे अच्छे मकान बनाए हुए। हालत यह है कि ये लोग तहमद और कुर्ते में और पगड़ी में अपनी इतनी महंगी महंगी गाड़ियां छुपा लेते हैं, और लोग कहते हैं जी कितने सादे हैं जी, देखें सफेद कपड़े पहने हुए हैं, तहमद पहनी हुई है, और निकल रहे किस में से है? 6 करोड़ की गाड़ी में से। वो 6 करोड़ की गाड़ी उनकी सफेद तहमद और पगड़ी के पीछे छुप जाती है, और हम भी सुभान अल्लाह पढ़ रहे होते हैं, तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है। सही याशी की जिंदगी ये लोग गुजार रहे हैं, और आपको इस किस्म के मशवरे देते हैं। इसलिए ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकले। और ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना कि मुसलमानों को मिलकर कोई ऐसा लायामल तैयार करना चाहिए कि इसराइल की बदमाशी को रोका जा सके, बिल्कुल मैं इसको एंडोर्स करूंगा। वरना अल्टीमेटली मुझे तो लग रहा है कि ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ बात चली जाएगी, क्योंकि अगर इस तरीके से आप मुसलमान मुल्कों को एक एक करके ज़बह करते चले जाएंगे तो जाहिर है मुसलमानों ने तो इसी दुनिया में रहना है, और अब कोई एम्पायर्स का दौर तो नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं होना कि इसराइल ने आकर ईरान पे कब्जा कर लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। फिलिस्तीन पे तो उन्होंने इसलिए कब्जा किया ना कि वो क्लेम करते हैं कि ये हमारी सरजमीन है, इतने 1000 साल से हमें अलॉट हुई भी थी, बाद में क्रिश्चियंस आए, फिर मुसलमान आए, हमने वापस लेनी है। या उसके इर्द गिर्द जो उन्होंने ग्रेटर इसराइल वाला प्लान बनाया हुआ है। लेकिन ईरान पे उन्होंने कब्जा नहीं करना, और कब्जा कैसे कर सकते हैं? कब्जा कर भी ले, वहां के जो अवाम है ज़ाहिर है वो इसराइल से नफरत करते हैं। इस तरह तो दुनिया में निज़ाम चल नहीं सकता। जब से नेशन स्टेट्स बनी है वर्ल्ड वार 2 के बाद, अब तो एम्पायर्स खत्म हो चुकी हैं, और उन्होंने ऐसा करना भी नहीं है। बेसिकली वो रिजीम चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो ईरान में एक कट्टर किस्म की इस्लामिक गवर्नमेंट है वो ख़त्म करके हम वहां पे कोई सेकुलर हुकूमत लेकर आए। वो अगर हुकूमत ले भी है तो वो चल नहीं सकती। अफगानिस्तान में तो फिर भी कोई रेशो प्रोपोर्शन था ना, कि मजहबी लोग भी थे और सेकुलर्स भी थे। ईरान में तो मेजॉरिटी जो है वो बड़े कट्टर किस्म के शिया मुस्लिम्स हैं। अगरचे वो अपनी हुकूमत से इख्तलाफ भी करते हो, लेकिन इसराइल से सख्त नफरत करते हैं। बिल्कुल वैसे है कि जैसे यहां पर जब इंडिया ने बदमाशी की पहलगाम के बाद, तो अपोजिशन गवर्नमेंट सारे इकट्ठे हो गए। वो चंद एक यूट्यूबर्स या पागल है उनको छोड़ दें, ओवरऑल तो अपोजिशन भी फौज के साथ खड़ी हुई थी। इसको भी आप 1000 से जरब दे लें जो नफरत इसराइल के लिए ईरान में पाई जाती है। लिहाजा रिजीम चेंज अगर कोई करवाएंगे भी तो वो सरवाइव नहीं करेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि वो इस हवाले से इसराइल से सख्त नफरत रखते हैं। उनका तो पूरा बिल्डअप ही इसराइल के खिलाफ हुआ है ना। जिस तरह पाकिस्तानी फौज की पूरी ट्रेनिंग जो है वो इंडिया के खिलाफ हुई होती है, इंडिया के बारे में जीरो टॉलरेंस है, इस तरह वहां पे उनकी पूरी नेशन का बिल्डअप इसराइल के खिलाफ हुआ है। उसमें कुछ उन्होंने ख्वाबों की दुनिया में भी रखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने अपनी अवाम को फिलिस्तीनियों की जो मजलूमियत है उसको पॉजिटिव यूज करते हुए इसराइल के खिलाफ किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा इनका ये मसला हल होने वाला नहीं है इस हवाले से कि कोई रिजीम चेंज करवा लेंगे वो। बाकी फौजी एतबार से हम बिल्कुल मानते हैं कि इसराइल के मुकाबले पे वो नहीं है। इसराइल ने देखें एयर स्ट्राइक्स की हैं, F-35 गए हैं, वहां पे 200 के करीब त्यारे इस्तेमाल हुए हैं। तो ईरान का कोई त्यारा नहीं उड़ा, ईरान के पास त्यारे है ही नहीं है, उनके पास वही पुराने त्यारे हैं रशियंस के, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी है, वो खरीद नहीं सकते, इसलिए तो उनका हेलीकॉप्टर भी गिरा और उनके जो प्रेसिडेंट हैं उसमें शहीद हुए। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास पुर्जे नहीं थे, ये हेलीकॉप्टर भी 40 साल पुराना था। पिछले कोई 30-40 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो सबसे ज्यादा एविएशन के हादसात जो हैं वो ईरान के अंदर हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी है, तो बाहर से वो पुर्जे उस तरीके से अवेलेबल उनको नहीं होते। हाँ, मिसाइल्स उनके पास मौजूद हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, एयर स्ट्राइक्स नहीं है, लेकिन मिसाइल आप कितने फेंक लेंगे। फिर जहां पर आयरन डोम सिस्टम है, फिर रास्ते में भी इंटरसेप्शन के लिए उनके पास मुख्तलिफ मुल्कों की हिमायत है।
इराक में ऑलरेडी अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के, कतर में मौजूद हैं, और अमेरिका ज़ाहिर सपोर्ट कर रहा है इसराइल को हर एतबार से। अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इतनी एक्यूरेसी के साथ इसराइल कुछ नहीं कर सकता था। बहरहाल इस पूरे एपिसोड के बाद पूरी दुनिया में जो वहाबी मुसलमान हैं, अहले हदीस, देवबंदी या खारजी टाइप लोग, नासबी टाइप, जिन्होंने कई दहाइयों से ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जी ईरान और अमेरिका अंदर से एक हैं, इसराइल और ईरान आपस में एक हैं, ये नूरा कुश्ती हो रही है। हम उस वक्त भी कहते थे कि अगर इसराइल के खिलाफ कोई मुल्क खड़ा हुआ है फिलिस्तीनियों के हक में, सबसे तवाना आवाज तो ईरान की है। ये कहते थे नहीं, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, वरना इसराइल इनके ऊपर हमला ना करता। तो अब आपकी तसल्ली हो गई है भाई। और देखें कितनी तंग नजरी है। कोई आपको बड़े उलमा की कोई कॉन्फ्रेंस नजर आई? किसी गले फाड़ने वाले का कोई बयान ईरान के हक में शद्दोमत के साथ नजर आया? बिल्कुल नहीं। अंदर से खुश हुए मैं कि जी वो शिया हैं। वो तो भाई फिलिस्तीन के अंदर भी 40% से ज्यादा शिया हैं, इराक के अंदर भी 60% से ज्यादा शिया हैं। काफिर जब आपको मारता है वो सुन्नी और शिया के फर्क के साथ तो नहीं मारता, वो तो मुसलमान समझ के मारता है। तो इन ख्वाबों की दुनिया से भी बाहर निकले, और जिन लानों ने ये प्रोपेगेंडा किया था ना और लानतें कमाई थी झूठ बोल के, अब पब्लिकली माफी मांगे, अब एटलीस्ट मांग लें। हाँ, जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने डट के ईरान की सपोर्ट की है, वो हमेशा करते हैं। ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल फेस है, लेकिन जो मजहबी किस्म के लोग हैं जिन्होंने ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर लोगों का ज़हन बनाना होता है, उनके बयानात उस तरीके से शद्दोमत के साथ नहीं आए, बल्कि ज़्यादातर के तो आए ही नहीं सिरे से। हालांकि ये मौका है कि इस वक्त अगर वो उम्मत की बात कर रहे हैं तो ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, और ईरान के साथ खड़ा होना मुसलमानों के साथ खड़ा होना है, ये किसी एक मुल्क के साथ खड़ा होना नहीं है। पाकिस्तान को माजी में ईरान से काफी तकलीफें उठानी पड़ी हैं। हमारे बलोचिस्तान में जो BLA करती रही, उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ धमाके हुए, कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया इंडियन एजेंट, वो भी ईरानी पासपोर्ट के ऊपर ही एंटर हुआ था। हम नहीं कहते कि ईरान की हुकूमत उसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन बहरहाल ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म तो हुई है, यहां पे तकलीफें उठानी पड़ी हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त ईरान के ऊपर मुश्किल वक्त है, पाकिस्तान इसलिए उसकी हमायत में खड़ा हुआ है। ईरान की एक खूबी है, अगरचे उनकी दोस्ती इंडिया से पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा है, लेकिन कश्मीर काज में हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया हर मौके के ऊपर। बल्कि जो इस वक्त मुफ्ती आजम हैं ईरान के, खामनाई साहब, उनकी तो कई एक वीडियोस हैं कश्मीरियों के हक में। जब कभी कश्मीर डे आता है तो वो बयान इशू करते हैं। उन्होंने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती वाला मामला रखा हुआ है अपनी जगह, लेकिन कश्मीर काज में वो कश्मीरियों के साथ है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है और पाकिस्तान इसकी कदर करता है, इसी वजह से पाकिस्तान मुश्किल वक्त में उनका साथ देता है। अभी जो इंडिया ने ड्रामाबाजी की और एक जंग हुई जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी ईरान ने ओपनली तो उस तरीके से पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की जिस तरह करने का हक था, जिस तरह तुर्की ने की या अजरबैजान ने की, लेकिन मॉरल सपोर्ट उनकी पाकिस्तान के साथ थी, इंडिया के साथ नहीं थी। क्योंकि इंडिया ने उनमें इतने अरसे से लॉबिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके, चाह बहार जो उनकी बंदरगाह है उसको डेवलप किया है गवादर के मुकाबले पे, तो इंडिया के सनात भी हैं ईरान के ऊपर। वो ठीक है, अपने मामलात को लेके चले। मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान भी इंडिया के साथ तजारत करे, लेकिन बदमाशी किसी की कबूल करते हुए नहीं, अमन के साथ रहें। हमारा तो शुरू से ही मौकिफ है, पाकिस्तान की डिक्लेयर पॉलिसी है कि जंग करोगे तो फिर हम जवाब देंगे, और अगर अमन के साथ रहना चाहोगे तो तजारत भी करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया ने भी जंगों से कुछ हासिल नहीं किया और पाकिस्तान ने भी कुछ हासिल नहीं किया। दोनों तरफ के अवाम जो है वो, उनकी गुर्बत आपके सामने, सीधी सी बात है। इसलिए जंगों में कुछ नहीं रखा हुआ। इस्लाम भी अगर जंग की बात करता है तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट अपने दिफा के लिए या जुल्म के खात्मे के लिए,
इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, आज टॉपिक नहीं है। आज चूंकि मैं ईरान के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था, मेरे मुंह में खाक, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये जंग ना रुकी तो ईरान का ये कुछ छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये पीछे लगे हुए हैं, ईरान में उतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल का या अमेरिका का मुकाबला कर सके, सीधी सी बात है। इसलिए बाकी मुसलमान मुल्कों की जिम्मेदारी है, सऊदी अरब की, तुर्की की, पाकिस्तान की। ये 3 बड़े मुल्क ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त फ्रंट से लीड करते हुए OIC के, UNO के फोरम को यूज करके इस जंग को फिल वक्त रुकवाना चाहिए। आपको याद होगा, मैंने कई हफ्ते पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी जब ये इंडिया पाकिस्तान की वार का सिलसिला चल रहा था। उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए और डील कर लेनी चाहिए। अगर आप डील नहीं करेंगे तो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान की मिसाल देना गलत है। पाकिस्तान ने जिस जमाने में अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया है, वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त पाकिस्तान के पास अफगान वार का शेल्टर मौजूद था। अमेरिका को रशिया के खिलाफ पाकिस्तान की जरूरत थी, इसलिए उस वक्त जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे ज़ियाउल हक साहब, उनसे हमें कई मामलात में इख्तलाफ है, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है कि उन्होंने बड़ी समझदारी और होशियारी के साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टार्ट किया था, और उस वक्त जितने भी साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, सबका क्रेडिट है, और अल्टीमेटली उसे मंतकी अंजाम तक ज़ियाउल हक साहब ने पहुंचाया। वो जो अफगान वार थी उसमें अमेरिका को हमारी जरूरत थी, और इस शेल्टर में वो हमें उस तरीके से रोक नहीं सके, वरना रोक लेते। और उसके बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जो एटॉमिक ब्लास्ट किए, वो एक मुबारक दौर था कि ये सब कुछ हो गया। वरना मुझे बताएं, 11 सितंबर 2001 के बाद ट्विंस टावर का जो अटैक हुआ अमेरिका में, उसके बाद कोई सोच भी सकता है कि अपने आप को डिक्लेयर कर सके? इसलिए देखें कि अभी तक 7 ही मुल्क हैं जो डिक्लेयर हैं। 5 वो वर्ल्ड पावर्स जो हैं, अमेरिका, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना, और 2 उनके अलावा हैं, इंडिया और पाकिस्तान। इसराइल के बारे में कहते हैं कि अनडिक्लेयर है, अगर हुई तो वो 8वीं होगी। बाकी नॉर्थ कोरिया या ईरान अभी उस लेवल पे एनरिचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पहुंचे कि वो एटम बम बना सके। तो मुबारक दौर था। और उस जमाने में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, ये क्रेडिट है उनका कि उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट की ऑफर को कबूल नहीं किया। और जाहिर है कि अकेले नहीं, पूरी टीम की एफर्ट थी, फौज भी इन्वॉल्व थी, अपोजिशन भी उस वक्त साथ थी, और रिक्वायरमेंट भी थी। वरना उनको तारीख में कोई अच्छे अल्फाज से याद ना किया जाता अगर उस वक्त इसकी अप्रूवल वो ना देते। तो जिस की जो कंट्रीब्यूशन है वो माननी चाहिए। बेनजीर भुट्टो की ये कंट्रीब्यूशन है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो बेनजीर भुट्टो ने ही अपने मुल्क में इंपोर्ट की, और अपनी जान पे खेल के ये सारे मामलात उस वक्त 1996 में आगाज किया। और आज हमारा एटम बम किसी काम का ना हो अगर हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद ना हो, क्योंकि इतनी दूर एटम बम को पहुंचाना एयर फ्लाइट्स के जरिए मुमकिन नहीं है। उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए आपको, जो हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर जाए, जिसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो। तो मिसाइल के बगैर एटम बम किसी काम का नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान ने उसको भी मास्टर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान को हालात वाक़यात अल्लाह ने ऐसे दिए कि वो मैनेज कर सके। ईरान के पास वो हालात वाक़यात नहीं थे, और फिर कोशिश के बावजूद वो कामयाब भी उस तरीके से नहीं हो सके। लिहाजा इस वक्त अगर वो डील कर लें और अपनी इकॉनमी को दुरुस्त कर लें और अच्छे वक्त का इंतजार करें, तो ये मैं आज बशरा नहीं दे रहा, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, मैंने उसमें भी यही बात की थी कि टार्जन बनने की कोई जरूरत नहीं है भाई, या आपका कचूमर निकाल देंगे। हालात वाक़यात फेवरेबल नहीं है ना, आपने हालात वाक़यात को देखकर मामलात को लेकर चलना होता है, खुदकुशी नहीं करनी होती। वीलॉग्स आप जिस तरह के मर्जी बनाए एसी वाले कमरे में बैठ के,
वो आपको इजाजत है, तकरीरें करें, लेकिन प्रैक्टिकली वही कुछ करें जो कुछ करना चाहिए, जो पाकिस्तान आज तक करता रहा। यहां हमें मिली तरानों के ऊपर लगा के रखा सब कुछ, लेकिन अंदर खाने अमेरिका के साथ बना के भी रखी, बिल्कुल ठीक किया, ऐसे ही करना चाहिए था। बना के रखी है तो किसी लेवल के ऊपर पहुंचे हुए ना। अदरवाइज अगर आप उस तरीके से अंदर खाने इस तरह के मामलात को लेके चल रहे होते, और देख ले सारे ही ऐसे हैं, ये सारे टार्जन ऐसे हैं। खान साहब भी आपको पता है ओपनली तो मुखालफत करते थे अंदर खाने, आपने उनकी लीक्स भी सुन ली कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, और लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। मजाक उनका ठीक उड़ रहा था कि भाई बाहर तो टार्जन बनते हो, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो असल बात यह है कि जो वो कह रहे थे वो इस तरह ही है। इंडिया के साथ हमने दोस्ती करनी है, बाहर निकल के इंडिया को गालियां निकालनी है, अंदर बैठ के हमने तिजारत की बातें करनी है। तो दुनिया में इस तरह नहीं चला जाता। हमारे भोले वाले मुसलमान जो है ना, वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और मजहबी लीडर्स की तकरीरों से मुतासिर होते हैं कि जैसे पता नहीं ये क्या बिजली इनके अंदर भरी हुई है। वो देखें, हमारे वो खादिम रिजवी साहब भी कहते थे कि IMF कर्जा वापस मांगे थे, तुसी को आया जे गौरी। अंदाजा करें। अब आप अगर मजहबी तबके के हवाले अपनी हुकूमत कर दें, मैं आपको यकीन से कहता हूं कोई गौरी नहीं आने लगा, ये भी दोस्ती करेंगे। यार मौलाना फजल रहमान साहब सबसे ज्यादा तवाना आवाज है ना पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ। इवन उन्होंने यहूदी एजेंट भी कहना शुरू कर दिया खान साहब को, लेकिन अमेरिकन सफीर खुद बताते हैं कि उन्होंने कई दफा कहा कि हमें भी एक दफा मौका दें आप। हाँ। अंदर से सारे मानते हैं कि गौसे वक्त अमेरिका है, लेकिन यहां आपको तकरीर में बताएंगे कि जी वो अमेरिका कोई खुदा नहीं है। और भाई खुदा कोई नहीं मान रहा, लेकिन पावर को तो तस्लीम करना पड़ेगा ना आपको, जो पावर है, जब तक कि गिर ना जाए। या तो आप उनके मुकाबले में स्ट्रांग हो, तो कहानियां करवानी छोड़ें भाई, प्रैक्टिकली आप मामलात को देखकर चलें। मेरा ख्याल है अब भी जो एक छोटी सी विंडो रखी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि अगर अब भी डील के लिए आप तैयार हो जाते हैं तो हम डील कर लेंगे और इस चीज से आप पीछे हटें, तो मेरा ख्याल है बड़े मुल्कों को इन्वॉल्व करके डील करके ईरान को पीछे हटना चाहिए, अपनी इकॉनमी पे तवज्जो दे। ईरान दुनिया की टॉप की 10 इकॉनमीज में आता है अगर ये अपनी डील कर ले। इस वक्त तो गुर्बत का हाल वहां पे जो है ना, इंटरनेशनली कर देखें, वो सर्वाइव सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि तेल उनका अपना निकलता है, अजनास अपनी उगाते हैं, इसलिए अंदर से तो वो बज़ाहिर आपको खुशहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त अगर आप उनकी करेंसी देखें ना, जाके गूगल पे टाइप करें कि एक ईरानी रियाल उसकी वर्थ क्या है डॉलर के मुकाबले पे, तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तानी 283 रुपीज हो तो $1 मिलता है, और ईरान के 42,000 रियाल हो, 4200 भी नहीं, 42,000 ईरान के रियाल हो तो $1 आता है। ये करेंसी का हाल है उनका। अंदर खाने अगर उनका जो महंगाई वाला मामला नहीं है तो वो ज़रख़े ज़मीन की वजह से तेल निकल रहा है। आज उनके ऊपर से पाबंदियां उठाई जाएं तो ईरान ऐसा मुल्क है जो $1 का भी मकरूज नहीं किसी का, उनके पास तेल ही इतना है, और वो तेल ज़ाहिर है चाइना को, इंडिया को सस्ते दामों देकर जो अपनी सैंक्शंस हैं उनके अंदर अंदर जितनी उनको बाहर से फूड की जरूरत पड़ती है उसके इक्विवेलेंट वो तेल बेच सकते हैं, और यूं अपना आप समझ लें ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पाबंदियां हट जाए, ईरान को तो फायदा होगा, पाकिस्तान को कितना फायदा होगा। पाकिस्तान के बॉर्डर तक उन्होंने लाइन बिछा दी है गैस की, ऑयल की, तो पाकिस्तान में तो रेट्स नीचे आ जाएंगे, हमें सस्ता तेल मिल जाएगा जो अभी स्मगलिंग के जरिए आता है, पूरे मुल्क में अवेलेबल हो जाएगा। तो इस पूरे रीजन का फायदा है कि अगर ईरान इनके साथ समझौता कर ले, ये कोई सजदे में गिरना नहीं है भाई, आपको वक्ती तौर पर सुलह हुदैबिया करनी पड़ती है। नबी इस्लाम ने तो स्ट्रांग होते हुए कर ली थी हालात वाकयात की वजह से, आप तो शाही कोई नहीं है इस वक्त उनके मुकाबले पे। और ये मौक़िफ़ मेरा आज का नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी पुरानी वीडियोस में मौजूद है कि ईरान को डील कर लेनी चाहिए और इस वक्त किसी तरीके से
अपने मुल्क को क्राइसिस से बाहर निकालना चाहिए, जो पाबंदियां उनके ऊपर लगी हैं उनसे बाहर निकालें और इस पूरे इलाके को चाइना के साथ, रशिया के साथ मिलकर डेवलप करें, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, ये ज़हन में रखिएगा। सिर्फ ये इस्लाम वाला इशू नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। चूंकि ईरान चाइना और रशिया का पार्टनर है, इस वजह से अमेरिका की आंखों में खटकता है और इसराइल को उन्होंने हल्लाशेरी दी हुई है। सीधी सी बात है। ईरान में अगर रजीम चेंज हो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक और कोई ऐसी प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाए जो रशिया और चाइना को छोड़कर अमेरिकन ब्लॉक में आए, तो ये उनके लिए फायदे की चीज है और वो यही करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी जाली तरीके से इस तरह का कोई मामला किया भी गया तो वो सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि वहां के अवाम जो हैं पाकिस्तान की तरह कोई डिवाइडेड नहीं है पॉलिटिकली, ना मजहबी तौर पर। वहां भाई एक ही फिरका है, मेजॉरिटी शिया सुन्नी है, को एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो उनके लिए इमाम हनीफा हैं। हाँ जी, यहां पे देवबंदियों और बरेलवियों के इमाम हनीफा जो हैं वो ऑलमोस्ट 1200 साल से कब्र में हैं और वो उनकी तकलीद करते हैं। शिया जो है वो जिंदा इमामों की तकलीद करते हैं और जिंदा इमाम इस वक्त दो हैं उनके। इराक में सिस्तानी साहब हैं जिनके एक फतवे ने दाइश को शिकस्त दे दी और पूरी इराक की अवाम दाइश के खिलाफ खड़ी हुई, जिस दाइश को अमेरिका शिकस्त नहीं दे सका था, हालांकि उन्होंने खुद बनाई थी। एक फतवे की बुनियाद के ऊपर अवाम उनके खिलाफ खड़ी हुई और उन्हें इराक से बाहर निकाल दिया। और दूसरे जो सुप्रीम लीडर हैं वो खामनाई साहब हैं, जो ईरान में सुप्रीम लीडर हैं। वो वहां पर ना भी बैठे हो, दुनिया के किसी मुल्क में बैठे हो, उनके अवाम उनको फॉलो करते हैं। जाहिर है वो जिंदा इमाम की तकलीद करते हैं। इस एतबार से समा और इताअत का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है शिया के अंदर, इसलिए रजीम चेंज से वहां कोई मामला हल होने वाला नहीं है। खुमैनी साहब का जब इनकलाब आया था 1979 में, उस वक्त सेकुलर्स ने भी उनका साथ दिया था ईरान के शहनशाह के खिलाफ, क्योंकि वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था और ईरान के रिसोर्सेज जो है वो सबसे बड़ा रिसोर्स जो है उनका तेल, उसमें वो कंप्रोमाइज था। फिर खुमैनी साहब इनकलाब लेकर आए और उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने एक सख्ती भी वहां पर की। कुछ चीजें मैं समझता हूं कि उसमें नरमी भी होनी चाहिए, तो वहां पर थोड़ी बहुत मुखालफत उनकी पाई जाती है, लेकिन इस लेवल की नहीं है कि कोई रजीम चेंज करवाई जा सके, या अगर करवाएं तो वो सस्टेन रहेगी। बेताज बादशाह वही होंगे, इस ज़हन में रखिएगा। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल जमात दावा करती है कि जी हमारी काफी सपोर्ट है और इस वक्त हमारी ताकत है। ये कागजी ताकत है क्योंकि यहां पे एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, लेकिन वहां पर अगर खामनाई साहब जेल में हो या दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, उनकी ताकत है क्योंकि वो मजहबी ताकत है। मैंने बताया ना, वो इमाम हनीफा है उनके लिए। और आप समझ लें बरेलवियों के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस तरह कब्र से बाहर निकल आए, तो किसी की पीरी मुरीदी चल सकती है दुनिया में, तो इस तरह उनके लिए वो खामनाई साहब है या सिस्तानी साहब है। तो इसलिए उनका बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग है। उनका सिस्टम सुन्नियों वाला नहीं है, वो जिंदा इमाम की तकलीद करते हैं। तब तकलीद करते हैं तो वो तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। ईरान से एक छोटा सा फतवा निकला था कि तंबाकू जो है हराम है, तो लोगों ने अपनी फसलें जला दी थी। इतना स्ट्रांग सिस्टम है उनका, तो वो अपने उस मामले में इतने स्ट्रांग है कि रजीम चेंज से भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ऑर्डर फिर भी खामनाई साहब का ही चलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन इस वक्त जो लीडिंग मुसलमान मुल्क हैं, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मलेशिया भी शामिल कर लें, इनका काम है कि ईरान को हर तरीके से सपोर्ट दें OIC के फोरम के जरिए, और UNO में भी जाके आवाज उठाएं। पाकिस्तान के जो वहाँ पर नुमाइंदा है उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की है, वो नेट के ऊपर रखी हुई है, बड़े स्ट्रांग तरीके से ईरान की सपोर्ट की है और इसराइल की मजम्मत की है उन्होंने।